हाय गाइस, तो बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की। और मैं जनरली पोस्ट नहीं करता अपने स्विंग ट्रेड्स। बट अगर आप मेरे को फॉलो करते होगा वो पता होगा कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को और स्विंग ट्रेड्स देखने हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दिया करूँगा। बट जनरली मैं अपडेट करता नहीं। बाकी मैं ट्विटर पे अपडेट कर देता हूँ जब मैं पोजीशन लेता हूँ या कुछ भी। ठीक है। प्लस पोजीशन प्लस ऑर्डर, ऑब्वियसली ऑर्डर दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है ना, एनालिसिस लाइन बना के बोल देना ब्रेकआउट आ गया ये कर लो वो कर लो, ये सब बहुत ईज़ी है, एग्ज़ीक्यूशन मुश्किल है। और पूरा ट्विटर, पूरा ये सब चीज़ें भरी हुई है सिर्फ़ इन चीज़ों से, जहाँ पे वो चार्ट देते हैं, ब्रेकआउट की लाइन बना के बोलते हैं, यहाँ बाय करना था और यहाँ सेल करना था। भाई अगर तेरे को पता था तो तू अपना ऑर्डर भी तो दिखा ना, कि यहाँ बाय करा तूने, यहाँ सेल करा। भले जो मर्ज़ी रिस्क लिया हो, कुछ तो लिया हो कम से कम। अगर आपने इतना अच्छा सुंदर सा एनालिसिस एनालिसिस बना के दिखाया चार्ट पे, तो उसका ट्रेड भी तो दिखाओ। बट एनीवेज़, अभी हम ट्रेड की बात कर लेते हैं, राइट? अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में चलेंगे पहले थोड़े से, ठीक है? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा ज़रूरी बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, जिसका ब्रेकआउट आया था वीकली पे विद हेवी वॉल्यूम्स, राइट? वॉल्यूम्स बहुत ज़रूरी होता है देखना। वॉल्यूम से पता लगता है कि यार कौन बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं कि आम लोग घुस रहे हैं, रिटेलर घुस रहा है। अब ये जो वॉल्यूम थे ना, ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ठीक है? 10-10 मिलियन, और एवरेज वॉल्यूम देखो 1-1, 2-2 मिलियन है। तो ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम थी। ये ब्रेकआउट आने के बाद मैं इस ब्रेकआउट में तो एंट्री नहीं ले पाया, बट उसके बाद अगर आप देखो तो वापस से हम सपोर्ट एरिया के अंदर आए थे। और इस सपोर्ट एरिया के अंदर जब ये कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल, तब जाके मैं एक्टिव हुआ था। ठीक है। इस कैंडल के बाद 3 दिन तक मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेट करा। ठीक है, विद लो वॉल्यूम। बाइंग की वॉल्यूम देखो और सेलिंग की वॉल्यूम में डिफरेंस देखो। तो मैं जूम इन करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। ये बाइंग का दिन है, ये 3 दिन सेलिंग वाले हैं। ठीक है, जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, कंसोलिडेट हो गई साइडवेज, उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है। अब इस ब्रेकआउट में मैंने बाय करा 314 पे, और एसएल था ये वाला लो 305। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ मेंशन भी करा था जिस दिन बाय करा था, 30 मार्च, आई थिंक 30 मार्च। हाँ, तो अगले दिन पोस्ट करा मैंने, वट। तो उसके बाद आप देखो ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, यहाँ हमने बाय करा 314 पे। अब जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप क्लोजिंग से पहले बाय करो, वो डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे और आपके एक्सपीरियंस पे। देखो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कई बार यहाँ से मूव घूम जाएगा, ठीक है? तो मैं उसी साइज़ के हिसाब से बाय करता हूँ, उसी तरीके से बाय करता हूँ। बट चलो ठीक है, ये बाय करा मैंने। और उसके बाद सिंपल सिंपल मैंने 344 पे, जब 3 आर मतलब 10 पॉइंट का रिस्क था, जब 30 पॉइंट कमा चुका था मैं उसके अंदर, तो मैंने 50% बेच दिया। ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है कि क्या है ना, मैंने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि मेरे को पता है मैंने जब मैं 3 आर निकाल लेता हूँ तो मैं 50% बेच देता हूँ। बाकी 50% जो होता है उसको मैं ट्रेल करता हूँ। अब मैं ट्रेल कैसे करता हूँ वो डिपेंड करता है, उसके कई सारे रीजंस हैं और वो कई सारे मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वो मैं आपको अभी एक जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा वो आप समझ लो। बाकी मैं कभी और विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा, क्योंकि बिना ट्रेड दिखाए सिर्फ ज्ञान देने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, वो किताबी सा ज्ञान होता है, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अपना 50% बेच दिया मैंने 3 आर निकालने के बाद, रिगार्डलेस कि यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आ सकता है नहीं आ सकता, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, मेरे को नहीं परवाह क्या होगा आगे। ठीक है। और उसके बाद अब देखो थोड़े दिन कंसोलिडेट करा साइडवेज और फिर एक मैसिव ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट पे भी नहीं बेचा मैंने, कि अगले दिन एक और रैली आई थी, वहाँ मैंने 392 पे बेचा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटी पूरे हाई पे। और अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये देखो 27 अप्रैल को हम मैंने चार्ट पोस्ट करा तो हम कहीं यहीं पर आसपास थे और मैंने यहीं पे बेच दिया था, पूरा मैं बाहर निकल गया था। बट मार्केट उस दिन पूरा फेड कर गई और उसका साइडवेज चली गई। अब इसका ना बड़ा एक ईजी सा रीज़न है इस चीज़ से बचने के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है। तो आराम से समझना, और ये समझ आपके बहुत काम आएगी और इससे आप बच भी पाओगे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना भाई फेक आउट्स आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स फेड हो रहे हैं, उस उनसे कैसे बचें? तो मैं अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा, अगर आप उस पे ध्यान दोगे, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी आसान तरीके से बच भी सकते हो। ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मार्केट के अंदर ये देखो पूरी दुनिया क्या कर रही है, जो ट्विटर पे चार्ट हो या फिर जो ट्रेड नहीं करते, सब कुछ सबने क्या कहना है, ये हाई है, ये हाई टूटे ब्रेकआउट आए बाय कर लो। ठीक है, राइट? सारी दुनिया को पता है बात। अब वो जैसे ब्रेकआउट आता है ना, लोग बाय करना शुरू हो जाते हैं, तो लोग यहाँ पे बायर बन जाते हैं। 392 पे बाइंग नहीं बनती, क्योंकि अगर आप पिछले अपमूव से टैली करोगे,
तो मार्केट 392 पे तो 16-17 देखो, हम 2 दिन के अंदर एक स्टॉक 17% अप है, ठीक है? जो कि काफ़ी बड़ा मूव होता है। 2 दिन के अंदर एक चीज़ 17% ऊपर जा चुकी है और आप उसको तब बाय कर रहे हो, तो उसको वहाँ पे बाय करने की कोई सेंस नहीं बनती। अगर आपको ऐसा ब्रेकआउट मिलता है ना कि जिसमें 1 दिन पहले ही इतना बड़ा मूव आ चुका है और अगले दिन फिर से इतना बड़ा मूव आ के आप बाय कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जो एवरेज होगी, जैसे हर 10 में से जो एवरेज होंगी वो फेड आउट ही होगी, ठीक है? ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। ऐसे टाइम पे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब 17-18% स्टॉक ऊपर चला गया, 2 दिन के अंदर-अंदर रैली दी थी। ठीक है? बात को समझो, एक स्टॉक का एवरेज मूव होता है देखो, ये स्टॉक 2 दिन के अंदर इसने इतना बड़ा मूव दे दिया, ठीक है? 340 की चीज़ 2 दिन के अंदर ₹400 की हुई है और आप 390 पे जाके उसे खरीद रहे हो, जो 2 दिन पहले 340 की मिल रही थी। वेट करो, इसको कंसोलिडेट करने दो थोड़ा-सा, तो 370 के आस-पास आने दो, रीटेस्ट करने दो या वहीं पर कंसोलिडेट करने दो। देखो क्या प्राइस उसको उस एरिया को एक्सेप्ट करता है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब मूव ओवर एक्सटेंड हो जाता है ना ब्रेकआउट से, एक होता है ब्रेकआउट जहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के आस-पास ही कंसोलिडेशन आ रही हो, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, ये हम चले गए यहाँ पर। अब क्या आप इसको बोल सकते हो एक ब्रेकआउट? ठीक है? मतलब एग्ज़ैक्ट लाइनों पे मत जाया करो, एक एरिया होते हैं, कोई एग्ज़ैक्ट लाइन नहीं होती, ये लाइन टूटते ब्रेकआउट कंसिडर हो गया। एक आँखों से देखने में समझ आ जाता है हमारे को, ठीक है? ये देखो प्राइस छोटी-सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। फिर ये जो ब्रेकआउट है ना, अगर आप इस ब्रेकआउट पे बाय करोगे तो वो एक अच्छी बाय होगी। अगर आप इतना बड़ा मूव आने के बाद दूसरी कैंडल पे बाय कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी बाय नहीं है। स्पेशली अगर आप एवरेज निकालोगे अपने ऐसे 10 ट्रेड्स की तो आप देखोगे कि मेजॉरिटी में आप गलत ही हो रहे हो। कुछ 1-2 ऐसे ट्रेड्स होंगे जो भागते ही चले जाएँगे, भागते ही चले जाएँगे, बट वो 1-2 इतना नहीं भागेंगे कि आपके सब कुछ कवर कर दें, ठीक है? तो मैं यही इसीलिए एक रीज़न है वहाँ पे सेल करने का और यही एक रीज़न है फेक आउट्स या फिर जो ब्रेकआउट फेड होते हैं उनसे बचे कैसे, ठीक है? आप ब्रेकआउट को देखो तो सही वो ब्रेकआउट आ कहाँ पे रहा है? ऐसा तो नहीं कि मूव कहीं पहले ही ओवर एक्सटेंडेड हो। ऐसे अगर मैं जाकर अभी मैं चार्ट की स्टडी भी करूँगा ना तो देखो 18% अप है और अभी हम एवरेज मूव भी स्टडी कर लेते हैं 26%। सारी रैली स्टडी करेंगे बैठ के कि ये स्टॉक जाता-जाता कितनी कितनी ऊपर तक है और आप देखोगे कि इसकी एवरेज मूवमेंट होगी मेरे हिसाब से लगभग-लगभग कहीं 15 से 25% के बीच में। उसके बाद जाके ये थम जाता होगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है? कंसोलिडेशन करता होगा या फिर वेट करता होगा, पुल बैक करता होगा। देखो ये 20%, ये 23%, ये 26%, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17-20%। तो कहीं न कहीं 20% के आस-पास जाके ये स्टॉक थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है? तो अब आप एक मूव को स्टडी कर चुके, अब फिर से रिमेनिंग 20% का मूव दे और आप 20% के बाद उसको बाय करोगे, तो वो एक बहुत ही गलत बाय है। पहली बात तो अगर आप इतनी ऊपर बाय करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा था, 10 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, राइट? तो यही मेरी एडवाइस है और हो सके मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या समझता हूँ कि आप कुछ नया सीख के गए होगे। बाकी अगर और वीडियोज़ चाहिए हो तो कमेंट कर देना और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है? थैंक यू।